Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस, जैसा कि अभी आप लोगों का जो है एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं. प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को हम सॉल्व करा रहे थे. स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका जो है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है. आज आप लोगों का जो है पार्ट 3 है. और पार्ट 3 में भी कौन सा आप लोगों का स्टार्ट किए हम स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आप लोगों का सेक्शन जो है बी वाला पोर्शन आज से हमने स्टार्ट किया था. इसके पहले आप लोगों का जो है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो है सेक्शन ए का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें भी आप लोगों को हम 2 ईयर का जो है पेपर जो है सॉल्व करा रहे हैं. स्टूडेंट 2 ईयर में कौन कौन से पेपर जो है आप लोगों का आया है, यानी 2000 जो है 23 और 24 का जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं. तो आज आप लोगों का कौन सा पेपर सेक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, तो बी होगा. पेपर कौन सा है आपका, चौथा है. और पेपर का नाम क्या है, समाज में परिवार का अध्ययन. ये आपके पेपर का नाम है. तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए. देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त परिवार के लाभ बताइए. तो संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. तो पहला क्या है आपका, संयुक्त परिवार के निम्नलिखित लाभ होते हैं. पहला क्या है, सामाजिक सुरक्षा. दूसरा है बच्चों का पालन पोषण. तीसरा है आदर्श शिक्षा. चौथा है समष्टि भाव का विकास. पांचवा है सांस्कृतिक एकता. छठा है मनोरंजन. सातवां है सामाजिक नियंत्रण. आठवां है नौ दंपत्ति को अवकाश. नवां है व्यक्तित्व का विकास. 10वां है मितव्ययता. 11वां है आर्थिक सुरक्षा. 12वां है उत्पादन में उपयोगी. 13वां है समान वितरण. 14वां है सामुदायिक जीवन. 15वां है देश तथा समाज की सेवा. 16वां है राष्ट्रीय एकता. 17वां है समाजवादी व्यवस्था. तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है संयुक्त परिवार के लाभ क्या क्या हैं स्टूडेंट, वो है. तो देखिए इसको हम एक्सप्लेन यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको कि कैसे जो है लिखना है. इसको हमने लिखा, ये ऐसे हेडिंग है, ऐसे पॉइंट्स है कि उसको आप लोग खुद ही लिख सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती. लेकिन आप सुनिए, सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ कि देखिए जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो है बाल बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें क्या है, उन बच्चों की देख रेख अच्छे से हो सकती है. और आपके समाज, जैसे कोई कहीं कुछ झगड़ा लड़ाई या कोई मैटर भी हो गया तो क्या है, संयुक्त परिवार के में इतने सदस्य होते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो तुरंत भर में सॉर्ट आउट हो जाएगा. फिर क्या है आपका बच्चों का पालन पोषण. तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक से अधिक संख्या होती है. उसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो है लालन पालन पोषण जो है बहुत आसानी से हो जाता है. ठीक है. आदर्श शिक्षा, यानी उसमें क्या है, आपकी संस्कृति सभ्यता को, सब कुछ को सिखाया जाता है. फिर क्या है, समष्टि भाव का विकास, यानी एक साथ हम कैसे रह सकते हैं, ये सब की भावना जो है विकसित होती है. फिर क्या है आपका सांस्कृतिक एकता. तो उसमें आप देखते हैं मतलब जो भी कल्चर, जो भी हमारे फेस्टिवल होता है, जो भी हमारी संस्कृति है, उसमें क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को संयुक्त परिवार के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. फिर क्या है मनोरंजन. संयुक्त परिवार में मनोरंजन के बहुत मतलब साधन होते हैं. जैसे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो वही क्या है, मनोरंजन के संसाधन बन गए. ठीक है. फिर क्या है सामाजिक नियंत्रण, यानी जो फैमिली में बड़ा फैमिली है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर आप देखते हैं दादा दादी का या ताऊ ताई का, सबका क्या होता है, एक समाज पे जो है नियंत्रण बना रहता है. 9 दंपत्ति को अवकाश का मतलब क्या हुआ कि जिनकी भी नई शादी हुई रहती है तो उसमें संयुक्त परिवार में क्या होता है, जल्दी मतलब जो 9 दंपत्ति, जो न्यूली दुल्हन होती है, उसको तुरंत जो है रसोई नहीं दिया जाता है, उनको अवकाश दिया जाता है कि वो आराम से धीरे धीरे मतलब जिम्मेदारियों को जो है वहाँ पे उनको जो है सौंपा जाता है. फिर क्या, व्यक्तित्व का विकास. संयुक्त परिवार में अगर कोई अच्छा है, लीडर है, या फिर सामाजिक तौर पर उठना बैठना है, तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या, उनका अनुसरण करके व्यक्तित्व का विकास करते हैं. मितव्ययता का मतलब क्या हुआ कि कम खर्चे में कैसे, मतलब अगर संयुक्त परिवार है, अगर एक आध दो लोग नहीं भी कमाते हैं तो भी क्या होता है, उनका खर्च जो है संयुक्त परिवार में मेंटेन हो जाता है, यानी कम खर्चे में भी वो अधिक से अधिक
कार्यों को वो कर सकते हैं। फिर क्या आर्थिक सुरक्षा, तो संयुक्त परिवार में क्या है मतलब धन एक ही जगह आता है तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, वो अपना मतलब मुखिया के पास आता है, वो सब जो है वितरित आसानी से कर लेता है। फिर क्या उत्पादन में उपयोगी, तो संयुक्त परिवार में क्या है मतलब 10 लोग हैं, फैमिली मेंबर है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उत्पादन करते जाते हैं। फिर क्या समान वितरण, यानी एक बराबर जो है हिस्सेदारी जो होती है एक बराबर जो है दिया जाता है। सामुदायिक जीवन, यानी एक साथ मिलकर कैसे मतलब वो समूह बनाकर रह सकते हैं, इसकी भी जो है शिक्षा दीक्षा मिलती है। फिर क्या है देश तथा समाज की सेवा, संयुक्त परिवार में क्या है मेंबर की संख्या अधिक होती है तो लोग अपने बेटे को पुलिस, आर्मी ये सब में जो है भर्ती कर देते हैं ताकि वो देश और समाज की जो है रक्षा कर सके। फिर क्या राष्ट्रीय एकता की भावना भी संयुक्त परिवार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और समाजवादी व्यवस्था भी संयुक्त परिवार से ही होता है। अब आइए देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, संयुक्त परिवार के दोष बताइए, कौन कौन से दोष होते हैं। तो याद रखिएगा कि संयुक्त परिवार के निम्न दोष होते हैं। पहला क्या है, कर्ता का निरंकुशता, यानी जो काम करने वाला होता है उसमें उनमें क्या होता है जो है निरंकुशता की जो है भावना जो है पाई जाती है या विकसित हो जाती है। ठीक है, नवीन तथा प्राचीन संघर्ष, यानी नई विचारधारा और प्राचीन विचारधाराओं में क्या होता है अंतर पाया जाता है, उसमें संघर्ष चलता है। आप देखते हैं रूढ़िवादी सोच जैसे जिनका है पहले से, जैसे प्राचीन समय में क्या था, आप शादी विवाह को ही ले लीजिए, आज क्या है, आज फैमिली में इतने ज़्यादा मतलब परिवार में समाज में इतने परिवर्तन हो रहे हैं कि लोग मतलब अरेंज मैरिज को भी स्वीकार कर ले रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले की जो सोच थी वो क्या था, बिल्कुल कास्ट पर चलता था कि नहीं हमारे कास्ट में ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक, बहुत सारे जो है पुरानी विचारधारा है जैसे कि पीरियड्स में गर्ल्स को मतलब मंदिर नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सब मतलब एक रूढ़िवादी सोच। लेकिन आज क्या है, आज ये सब चीज़ें जो विचारधारा है नवीन विचारधारा में क्या नए नए विचारधारा को लोग शामिल कर रहे हैं तो उसको स्वीकार कर, जैसे लव मैरिज को स्वीकार किया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है कि नहीं पसंद कर रहे हैं, चलो एक दूसरे के साथ रहना है, वो लोग खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश हैं। तो ये सब क्या नए विचारधारा पुराने विचारधारा में संघर्ष, यानी दादा दादी अगर नहीं मान रहे हैं और पापा मम्मी मान गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विचारधाराओं में संघर्ष हो रहा है ना। फिर क्या व्यक्तित्व के विकास में बाधा, तो जो संयुक्त परिवार में जैसे लोग रहते आए रहन सहन जो रहता है तो वहाँ पे क्या है किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है। फिर बाल विवाह, संयुक्त परिवार में क्या है पहले क्या आता था बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। फिर क्या है अधिक संतान, तो संयुक्त परिवार में देखते हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब संतान हो जाती हैं। आप काउंटिंग करेंगे जैसे 5-6 लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो उनके 20-25 बच्चे हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या संतान की अधिकता हो गई और सबका जो शिक्षा दीक्षा जो है अच्छे तरह से नहीं हो पाता है। फिर क्या गोपनीयता का अभाव, यानी कोई भी बात रहे है तो वो गोपनीय नहीं रह पाती है। फिर क्या द्वेष और कलह, यानी कि संयुक्त परिवार में अगर मान कर चलिए 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर में से 5 मेंबर कमाने वाले हैं और 5 मेंबर क्या है बैठकर खाने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे कि असंतोष होगा और यही क्या है आपके द्वेष और कलह का कारण बनता है। फिर क्या स्त्रियों की दुर्दशा, संयुक्त परिवार में जो है स्त्रियों की दुर्दशा इसलिए कि आपस में वो लोग मतलब एक दूसरे को ताना खींची करती हैं तो वो क्या है एक दूसरे पर दुर्दशा वाली भावना जो अपने आप आ जाती हैं। फिर क्या पराश्रिता का मतलब क्या हुआ कि संयुक्त परिवार में मतलब 5 जैसे कमाने वाले 5 खाने वाले, तो वो क्या है कहीं ना कहीं जो है मतलब दूसरे पर आश्रित होते हैं। फिर क्या है कमाने वालों में असंतोष। ठीक है, तो कमाने वाले में ये अभी वही हमने बताया कि 5 कमाने वाले और 10 खाने वाले, तो वहाँ पे क्या है जो काम कर रहा है तो उसके अंदर क्या है असंतोष की भावना आ जाती। मुकदमेबाजी, जमीन जायदाद के लिए क्या करते हैं लोग आपस, भाई भाई भी क्या करता है आपस में लड़ता है, तो ये मुकदमेबाजी। फिर क्या है अधिक कुशलता का हास। ठीक है, अधिक कुशलता का क्या होता है यहाँ पर हास्य हो जाता है, यानी हानि होती है। ठीक है, तो अधिक कुशलता का क्या हो जाता है हास्य हो जाता है। फिर क्या श्रम की गतिशीलता में बाधा, यदि कोई मेहनत ज़्यादा कर रहा है तो उनकी जो गतिशीलता है उसमें क्या होती है बाधा। निर्धनता, यानी संयुक्त परिवार में खाने वाले जो है अधिक है कमाने वाले कम है, तो इससे भी क्या है संयुक्त परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ये सब क्या, ये सब आपके दोष हैं। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वैकल्पिक परिवार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक परिवार का मतलब क्या होता है इसको देखिए। तो वैकल्पिक परिवार से
तात्पर्य ऐसी पारिवारिक व्यवस्था से है जो सामान्य परिवार से क्या होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। पहला क्या है, आपका माता या पिता वाले परिवार। दूसरा क्या है, साथ साथ निवास करना। तीसरा क्या है, समलैंगिक जोड़े। ये सब क्या, ये सब आपके वैकल्पिक परिवार। अब आइए एक एक को हम डिफाइन करते हैं। तो माता पिता वाले परिवार, यानी इस प्रकार के परिवार में माता या पिता में से कोई एक अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। ऐसे परिवारों के ऐसे परिवारों का होने के कई कारण हैं, जैसे माता की बालक के जन्म के समय मृत्यु हो जाना और माता पिता का तलाक होना। तो यही सब क्या, ये आपके जो है वैकल्पिक परिवार में आए। या तो जैसे तलाक हो गया तो माँ अपने बच्चों को पाल रही है, या पिता के तब भी क्या है वो, मतलब माँ बाप का साथ क्या है, बच्चों के एक साथ जो है प्यार नहीं मिल पाता। या कभी कभी आप देखते हैं जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगल पेरेंट्स की जिंदगी जीते हैं ना, जैसे बच्चों को गोद लेकर उनको अपना नाम देकर मतलब अपना जीवन यापन करना। जैसे सुष्मिता सेन है, तो सुष्मिता सेन क्या है, अनमैरिड है, लेकिन उनको क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया और उनका पालन पोषण करी। तो वो भी क्या है, वो वैकल्पिक माता पिता के अंतर्गत आएंगे। अब अगला देखिए पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा हमने अभी बताया आपको कि साथ साथ निवास करना। तो क्या है, इस प्रकार के परिवार से अर्थ है कानूनी रूप से विवाह न होने पर भी साथ साथ निवास करना। वर्तमान में यह चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसके बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे विवाह से पूर्व यौन संबंधों का होना, तलाक के बढ़ते केसों को देखकर विवाह से भय आदि। यानी आप देख रहे हैं साथ साथ रहने निवास करने का मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग सुनते होंगे, लिविंग रिलेशन में लोग रह रहे हैं ना, सुनते हैं ना आप, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जैसे वो शादी कानूनी रूप से शादी नहीं की या सामाजिक रूप से उनको शादीशुदा की जो है मान्यता नहीं मिली, वो एक दूसरे से शादीशुदा के गठबंधन में नहीं बने, लेकिन क्या है साथ साथ वो रह रहे हैं। तो वही हमारा क्या है, मतलब ऐसे भी जो है ये भी क्या है आपका वैकल्पिक परिवार ही हो गया। ठीक है, अब देखिए समलैंगिक जोड़े, यानी गे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं या लेस्बियन कपल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़का लड़का, मतलब लड़का लड़का जो है वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर, जैसे एक लड़की लड़का में जो भी प्यार मोहब्बत होता है उस तरह से क्या लड़का लड़का कर रहा है, लड़की लड़की कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समलैंगिक। अब देखिए यहाँ पे क्या, समलैंगिक जोड़े किसी बालक को गोद लेकर उनका पालन पोषण करते हैं। यानी लड़की लड़की जैसे आपस में रह रहे हैं और उनको अपना जैसे जीवन यापन चलाना है, तो क्या जो है अनाथालय से बच्चों को गोद लिया, उसका पालन पोषण करे। तो ये भी क्या है, वैकल्पिक माता पिता के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संतानहीन या निसंतान परिवार का क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, संतानहीन यानी जिसको वो माता पिता जो जिनके पास क्या संतान नहीं हो, तो वो संतानहीन माता पिता या संतानहीन परिवार कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या, संतानहीन परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें बच्चे नहीं होते हैं। संतानहीनता का व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा राजनीतिक महत्व होता है। संतानहीनता 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या है आपका स्वैच्छिक और नैच्छिक, स्वैच्छिक एवं नैच्छिक, नैच्छिक नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। स्वैच्छिक एवं स्वैच्छिक संतानहीनता में पति पत्नी दोनों आपस में ही बच्चा ना करने का निर्णय लेते हैं। जो स्वैच्छिक होती है, स्वैच्छिक जो संतानहीनता होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो पति और पत्नी होते हैं वो आपस में क्या है अपने से निर्णय लेते कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। जबकि अनैतिक, यहाँ देखिए अनैतिक होगा, ठीक है, अनैतिक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अनैतिक स्वैच्छिक और अनैतिक संतानहीनता। तो जबकि अनैतिक संतानहीनता किसी कारणवश जैसे कोई रोग आदि के कारण हो सकता है। तो देखिए स्वेच्छा में क्या, स्वैच्छिक का मतलब वो समझ में आ रहा है कि स्वेच्छा से, तो स्वेच्छा से जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता नहीं बनना चाहते हैं, तो वो उनकी स्वेच्छा है। लेकिन अनैतिक संतानहीनता का मतलब क्या हुआ कि किसी कारणवश जैसे कोई भी पति कपल हैं वो नहीं बन, जैसे किसी को आप सुनते होंगे कि उनको यौन संबंधित रोग हो गया है, किसी का गर्भ जैसे नहीं ठहर रहा है, मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्या हो रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, या फिर किसी को मतलब गुप्त रोग है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपके अनैतिक संतानहीनता के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए
आगे क्या है, स्वैच्छिक संतानहीनता का प्रमुख कारण आर्थिक होता है। जब माता पिता बच्चे का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब से बच्चा बच्चा ना करने का निर्णय लेते हैं। जबकि अनैच्छिक संतानहीनता के कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जनन अक्षमता, ठीक है, जैसे जनन अक्षमता, फिर क्या है, बच्चों की गर्भ में ही मौत, फिर क्या है, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मृत्यु या चिकित्सा की समस्याएं आदि। ये सब क्या, ये सब आपके अनैच्छिक संतानहीनता के कारण, जनन अक्षमता भी है, ठीक है, बच्चे की क्या है, गर्भ में मौत हो जाए, या फिर किसी कारण जो है चिकित्सा जैसे हो गया, उसमें मतलब समस्या आ रही है, ये सब क्या, सब आपकी जो है अनैच्छिक संतानहीनता के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या, संतानहीनता परिवार वास्तव में अधूरे परिवार ही होते हैं। पति पत्नी के साथ में बच्चों का होना अति आवश्यक है। इससे उनके जीवन में उत्साह एवं उमंग बनी रहती है, साथ ही साथ वंश भी आगे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि मतलब जो शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह का मेन पर्पज क्या होता है? मेन पर्पज यही है ना कि अपने प्रोजनी को आगे बढ़ाना, ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाना। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने वाले कारक, यानी जो रीमैरिज हो रहा है, विधवा विवाह हो रहा है, तो उसके कौन कौन से जो है कारक जो है मतलब होते हैं। तो पहला क्या है आपका, स्त्री आंदोलन, ठीक है, शिक्षा का प्रसार, आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज के प्रयत्न, चौथा है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, ठीक है। अब देखिए हम एक एक को समझते हैं। स्त्री आंदोलन क्या है, तो देखिए स्त्री आंदोलन में स्त्री शिक्षा में वृद्धि होने से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया, वह आत्मनिर्भर बनी, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलने से भी विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्त्री आंदोलन इसलिए हुआ कि स्त्री आंदोलन करने से उनको एजुकेशन मिला, और जिससे क्या हुआ, आज जैसे महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं इस समय वर्तमान समय में क्या है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज अगर पति पत्नी न कमाए, यानी घर का एक एक मेंबर न कमाए तो खाने को न मिले। तो अभी क्या शिक्षा मतलब स्त्री एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे जाना है तो शिक्षा होना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था, शिक्षा का प्रसार। तो शिक्षा का प्रसार क्या है कि स्त्री व, ठीक है, यहाँ पर वह नहीं हुआ, स्त्री व पुरुष दोनों के शिक्षित होने से धार्मिक सामाजिक संकीर्णता के दायरे से बाहर निकले, वह अनेक गतिशील युवक युवतियों ने आगे आकर क्या है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने क्या बताया, मतलब शिक्षा जैसे जैसे बढ़ी तैसे तैसे क्या हुआ कि जो स्त्री शिक्षित हुई, जो युवती शिक्षित हुई और युवक शिक्षित हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया ना कि नहीं सॉरी उन्होंने ये बताया कि नहीं, जिस तरह से मतलब एक आम लड़के की शादी होती है, उसी तरह से क्या है स्त्री जैसे जो विधवा है उनकी भी शादी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं ब्रह्म समाज आर्य समाज व एवं तथा ब्रह्म समाज के प्रयत्न, क्या क्या उन्होंने कोशिशें की। तो देखिए आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज दोनों ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। इन्होंने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। राजा राम मोहन राय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम इस संबंध में क्या है, उल्लेखनीय। राजा राम मोहन राय ने ही क्या किया था, उन्होंने ही तो सती प्रथा को रोका, ठीक है। तो इसलिए इस नाम में क्या है, उनका जो है उल्लेखनीय है। अब देखिए चौथा क्या है, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। तो शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकीकरण, सुधार आंदोलनों आदि के कारण धार्मिक रूढ़िवादिता में कमी आई और सामाजिक गतिशीलता में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले जैसे बता चुके हैं कि अगर शिक्षा है, एजुकेशन है, तभी क्या होगा, तभी हम परिवर्तन ला सकते हैं। एजुकेशन कैन चेंज बी एवरीथिंग, एवरीथिंग चेंज हो सकता है जब एजुकेशन रहेगा तब। जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो हम चाह कर भी कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब आइए आप देखते हैं छठवां प्रश्न हमारा क्या है कि परिवार एक संस्था है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परिवार मानवीय सभ्यता
की आधारभूत संस्था है, ये हम सभी लोग जानते हैं। यह वह प्रथम संरचना है जहाँ से मानव का बहिर्मुखी विकास प्रारंभ होता है। समस्त सामाजिक प्रवाह की दिशा देने और उसे नियंत्रित करने के गुण परिवार से ही विकसित होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो कहा जाता है किसी भी बालक का जो है प्रथम पाठशाला क्या होता है, उसका परिवार ही होता है। वो जैसे परिवेश में पलता है वो वैसे ही वातावरण, वैसे ही बातों को वो सीखता है। जैसे हमारा पहला, अगर मान के चलिए हमारा परिवार जो है झगड़ा लड़ाई कलह वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस बच्चे पर भी वही असर पड़ेगा, तो वो भी बच्चा क्या होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। दूसरा क्या है, किस स्कूल में हम बच्चे को डाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम देखते हैं प्रत्येक शिशु, ठीक है, प्रत्येक शिशु परिवार की पाठशाला में प्रथम नैतिक और आध्यात्मिक पाठ पढ़ता है। तो ये अभी हमने आपको बताया कि किसी भी शिशु की जो पहली पाठशाला क्या होता है, उसका घर ही होता है, और वहाँ पर से ही वो नैतिक व आध्यात्मिक पाठ को क्या करता है, पढ़ता है। अरस्तु तथा मैकावर आदि ने परिवार को सामाजिक संगठन की प्राथमिक और मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार किया। तो जो अरस्तु थे, बहुत बड़े विद्वान अरस्तु और मैकावर ने ही क्या कहा, उन्होंने बताया कि जो परिवार है वो क्या है, सामाजिक संगठन की प्राथमिक और मौलिक इकाई है, यानी मूलभूत इकाई जो है हमारा परिवार ही है। ठीक है, फिर क्या है आगे हम देखते हैं कि सचमुच परिवार मौलिक सार्वभौमिक संस्था है। तो ये भी बात हम सभी जानते हैं, ऐसा मतलब विश्व का कोई कोना नहीं न है कि जहाँ पर परिवार न हो। तो परिवार कैसी संस्था है, तो सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ कि सभी जगह पाए जाने वाला, और इस पर प्रत्येक समाज का क्या होता, अस्तित्व जो है निर्भर है। ठीक है, समस्त समाज की संस्थाओं में परिवार एक केंद्रीय संस्था है, यानी समस्त समाज की संस्थाओं में, यानी कहने का मतलब क्या हो कि जितना भी मतलब समाज की जो संस्था है उसका केंद्रीय संस्था कौन होता है, आपका परिवार ही होता है। परिवार से ही तो समाज का जन्म होता है, न कि समाज से परिवार का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन परिवार से क्या हुआ, समाज का जन्म हुआ है। इसलिए परिवार क्या है, आपका केंद्रीय संस्था यानी सेंट्रल बिंदु होता है। फिर क्या है, यह एक धुरी है। माता पिता के बीच पलने वाला बालक ही अपनी उन योग्यताओं के बल पर जिन्हें वह परिवार में अर्जित करता है, समाज को आगे बढ़ाता है। परिवार में बालक न केवल भाषा सीखता है, जो समस्त संस्कृति, सभ्यता, उच्चतम मूल्यों को सारे मानव समाज में फैलाने का एकमात्र जो होते हैं साधन होते हैं, वरन वह विभिन्न प्रकार के विचारों, विश्वासों, प्रथम नैतिक मान्यताओं, आदतों, वेशभूषा के संस्कारों, बातचीत करने के ढंगों तथा उन सभी बातों को सीखता है जिनका प्रतिबिंब समाज पर सभ्यता के रूप में पड़ता है। परिवार बालक का विश्व है, और सही अर्थों में परिवार विश्व विराट की लघु क्या होता है, संस्करण ही है। लघु का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए आज जो है आप लोगों को हमने 6 क्वेश्चन जो है इसमें इस पीडीएफ के जरिए आप लोगों का सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखिए, वीडियो को रोक कर अच्छे से इसको आप लोग लिख लीजिए, या 2-3 बार आप लोग देख लेंगे तो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। हाँ, तो अगर कहीं किसी तरह का अगर आप लोगों को डाउट है, कहीं कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उसको अगले वीडियो में उस प्रश्न को ऐड करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ओके, आज देखिए आप लोगों का क्या है, सेक्शन बी यानी पार्ट बी हमने स्टार्ट कर दिया है, और अभी आज की क्लास में जो है 6 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, और एक क्लास और आप लोगों को देंगे जिसमें भी 6 या 5 क्वेश्चन का कलेक्शन उसमें भी रहेगा। यानी सेक्शन बी का आपका 11 क्वेश्चन आप लोगों का 2023, ठीक है, 2023 और 24 का हम कंप्लीट कर देंगे।
तो इसी में से आपके क्वेश्चन जो है आने तय हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिए, एक ही काम है आप लोगों को कि सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। तो बस मन से शिद्दत से पढ़िए। जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मेहनत किया, उसी तरह से इस सेमेस्टर में भी आप लोग मेहनत करके अच्छे नंबर से पास होइए। यही मेरी जो है माता रानी काशी विश्वनाथ बाबा से प्रार्थना है। आप लोग बस मन से पढ़िए और जितना दे रहे हैं उसमें से आप लोगों का डेफिनेटली आप लोगों का प्रश्न आ जाएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel Expert Classes by Manju Ma'am.